नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। हमने पिछले वीडियो में पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था कि पाचन तंत्र की क्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है और पाचन तंत्र में किन किन अंगों को सम्मिलित किया जाता है उनके बारे में पढ़ा था। और हमने मुख गुहा के बारे में पढ़ लिया था और लार ग्रंथियों को। आज हम पढ़ते हैं ग्रास नली से। ग्रास नली ये होती है हमारी ग्रास नली। मुख गुहा से भोजन सीधा ग्रास नली में जाता है और ग्रास नली से सीधा पेट में। तो हम ग्रास नली में पढ़ते हैं कि ग्रास नली में 2 नलियां होती हैं, छोटी छोटी सी। एक नली से भोजन, जो भी हम भोजन खाते हैं वो जाता है, और एक नली से हम जो वायु लेते हैं, ग्रहण करते हैं, एक नली से हमारी वायु फेफड़ों तक पहुंचती है। तो जो ये नली जाता है, और ग्रास नली में भोजन क्रमानु धीरे धीरे आगे बढ़ता है। में भोजन क्रमानुकुंचन की गति से बढ़ता है। क्रमानुकुंचन अर्थात एक के बाद धीरे धीरे। ये हो गई हमारी ग्रास नली। एक पाइप होता है जिससे हम भोजन सीधा पेट में जाता है, और एक पाइप के द्वारा वायु फेफड़ों में पहुंचती है। अब हम ग्रास नली के बाद आते हैं आमाशय पर। आमाशय जिसे हम इंग्लिश में स्टेम्स कहते हैं।
इसको हम आमाशय कहते हैं, आमाशय। इसकी संरचना जिस प्रकार की होती है, हम मुंह में भोजन को रखते हैं, मुंह से सीधा भोजन ग्रास नली में जाता है और ग्रास नली से सीधा भोजन आमाशय में जाता है। वहाँ पर पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। जो हमारा आमाशय होता है 3 भागों में बटा होता है, 1 2 3, 3 भाग। 3 भाग पहला है कार्डियक, आमाशय के प्रकार। पहला है कार्डियक, पहला है कार्डियक। दूसरा है फंडिक, फंडिक। और तीसरा है पाइलोरिक, पाइलोरिक, पाइलोरिक। आमाशय के 3 प्रकार हैं, कार्डियक, फंडियक और पाइलोरिक। और आमाशय में एक ग्रंथि उपस्थित होती है जिसको हम जठर ग्रंथि कहते हैं। क्या होती है? जठर ग्रंथि। इस जठर ग्रंथि में जठर रस भरा होता है, जठर रस। आमाशय में जठर ग्रंथि होती है और जठर ग्रंथि में जठर रस होता है। और आमाशय के अंदर अम्ल उपस्थित होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आमाशय में अंदर अम्ल उपस्थित होता है जिसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आमाशय में अंदर एक अम्ल उपस्थित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। इसके कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कार्य, क्लोरिक एसिड के कार्य। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्टिन एंजाइम को सक्रिय बनाता है और इसका दूसरा कार्य है भोजन में पहुंच सकने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। पहला कार्य इसका पेप्टिन एंजाइम को सक्रिय बनाता है। पेप्टिन एंजाइम को सक्रिय बनाता है और इसका दूसरा कार्य है
बैक्टीरिया को मारना, हानिकारक बैक्टीरिया को मारना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो कार्य हैं, पेप्टिक एंजाइम को सक्रिय बनाना, और दूसरा कार्य हानिकारक बैक्टीरिया को मारना। आमाशय के बाद आता है यकृत। यकृत एक ग्रंथि है, ये पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत, जिसको हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं। यकृत एक ग्रंथि है। इसकी संरचना देखते हैं। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.6 किलोग्राम होता है। यह पित्त रस का निर्माण करती है और यहाँ पर पित्ताशय उपस्थित होता है। गुच्छे के समान आकृति होती है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय। यकृत पित्त रस का निर्माण कर उसे पित्ताशय में संचित करके रखता है। यकृत के अनेक कार्य होते हैं। इसका पहला कार्य है पित्त रस का निर्माण करना। पित्त रस का निर्माण। दूसरा कार्य है ग्लाइकोजन का संचय करना। ग्लाइकोजन का संचय करना। जो भी हम भोजन खाते हैं उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारा शरीर उस ऊर्जा का उपयोग करता है। उपयोग के दौरान जो भी ऊर्जा बचती है उसको यकृत ग्लाइकोजन के रूप में संचित करके रखता है, जिसको हम ग्लाइकोजन का संचय कहते हैं। इसका एक और महत्वपूर्ण कार्य है, ये विटामिन ए और बी का निर्माण व स्त्रावण करता है। विटामिन ए व बी का स्त्रावण करता है। यकृत के बाद बात करते हैं हम अग्नाशय की। अग्नाशय भी एक ग्रंथि है। अग्नाशय ये पाचन तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, जिसको हम अग्नाशय कहते हैं। तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि। इसका हम चित्र देखते हैं। ये हो गई हमारी ग्रास नली।
ग्रॉस नली के बाद ये होगा हमारा पेट, और ये हो गया यकृत। जो हमारे आमाशय होते हैं उनके बाद आता है अग्नाशय। यह है अग्नाशय। अग्नाशय सबसे बड़ी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित। उपस्थित होती हैं जिनको लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं। इन्हें लैंगरहैंस की दीपिकाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके खोजकर्ता इनकी जो खोज की थी उस वैज्ञानिक का नाम था लैंगरहैंस, इसलिए इनको लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। और इनमें 2 कोशिकाएं और उपस्थित होती हैं। में 2 कोशिकाएं होती हैं। 2 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। पहली कोशिका जिसे हम अल्फा कोशिका कहते हैं, अल्फा कोशिका या फिर अल्फा सेल। दूसरी कोशिका हमारी बीटा कोशिका। जिसको हम इंग्लिश में बीटा सेल कहते हैं। जो बीटा सेल होती है या अल्फा सेल होती हैं, ये हार्मोन्स का स्त्रावण करती हैं। अब हम इनके हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं कि बीटा कोशिका कौन से हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। जो बीटा सेल होती है ये इंसुलिन हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। ग्लूकागॉन का स्त्रावण करती है। इंसुलिन हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। और इंसुलिन कमी से एक रोग होता है जिसे हम मधुमेह रोग कहते हैं। और ये इंसुलिन है, इसका कार्य होता है कि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। बात करते हैं हम बीटा सेल की। बीटा सेल इसमें इंसुलिन हार्मोन उपस्थित होता है। इंसुलिन हार्मोन, ये हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लाइकोजन में बदलता है।
और जो इंसुलिन होता है इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको हम मधुमेह रोग कहते हैं। कमी से होने वाला रोग मधुमेह, इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको हम मधुमेह कहते हैं। इसका जो कार्य है वो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। ये हो गए हमारे अग्नाशय। अग्नाशय में हो गई दो कोशिकाएं, अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका। अब इसके बाद हम बात करते हैं छोटी आंत की। पाचन तंत्र में छोटी आंत का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। बात करते हैं हम छोटी आंत की। छोटी आंत आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा व भाग है जिसमें कुछ प्रक्षेपण उपस्थित होते हैं जिनको हम बिली या बिलाई कहते हैं या रसांकुर कहते हैं। ये अवशोषण के क्षेत्र को बड़ा कर देते हैं जिससे हमारा पचा हुआ भोजन रक्त में मिल जाता है। अब हम छोटी आंत को देखते हैं। ये हमारी छोटी आंत है। छोटी आंत में बिली व बिलाई उपस्थित होते हैं। छोटी आंत में बिली व बिलाई उपस्थित होते हैं। बिली व बिलाई, जिसे हम हिंदी में रसांकुर कहते हैं, उपस्थित होते हैं। इनका कार्य होता है ये अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य होता है। इनका अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाना, क्षेत्र को बढ़ाना। जो भी पचा हुआ भोजन होता है ये अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं जिससे पचा हुआ भोजन हमारा सीधा रक्त में मिल जाता है। और इसकी लंबाई 6.5 मीटर होती है। अब बात करते हैं हम बड़ी आंत की। पाचन की क्रिया छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में प्रारंभ होती है। बड़ी आंत में क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है। इसमें भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। और बड़ी आंत के अंतिम बिंदु गुदा द्वार द्वारा ही अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर कर दिया जाता है। हम बड़ी आंत की। बड़ी आंत, इसकी आकृति, लंबाई व चौड़ाई छोटी आंत की अपेक्षा अधिक होती है। बड़ी आंत। बड़ी आंत का कार्य होता है पानी अर्थात वाटर का अवशोषण करना। अवशोषण करना। बड़ी आंत के अंतिम बिंदु जिसको हम गुदा द्वार कहते हैं। बड़ी आंत के गुदा द्वार द्वारा अपचे भोजन को शरीर से बाहर किया जाता है। बाहर किया जाता है। ये हो गई हमारी बड़ी आंत
यह पानी का अवशोषण करती है और बड़ी आंत के गुदा द्वारा ही अपचे भोजन को शरीर से बाहर किया जाता है। यहाँ पर हमारा पाचन तंत्र कंप्लीट हो गया। पाचन तंत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत व जो पाचन ग्रंथियाँ सहायक होती हैं वो है यकृत, अग्नाशय व लहर ग्रंथियाँ। यहाँ पर हमारा पाचन तंत्र कंप्लीट हो गया। मिलते हैं कल नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।